टेरर फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक को फांसी की सजा की मांग वाली एनआईए की याचिका पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट के यासीन मलिक को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं और इस पर अब चर्चा होनी भी शुरू हो गई है और अब इस पर अगली सुनवाई जो है वो 10 नवंबर को होगी। मई 2022 में लोअर कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यासीन मलिक को अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया गया है। देखिए, आज एनआईए की ओर से पेश वकील अक्षय मलिक ने 9 अगस्त 2024 के आदेश का हवाला दिया, जिसके मुताबिक यासीन मलिक ने कहा था कि वो इस केस में अपनी पैरवी खुद करेगा। कोर्ट ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सुरक्षा के कारणों को मद्देनजर रखते हुए उसे पर्सनल लेवल पर पेशी की बजाय कि वो इन पर्सन न पेश होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना पक्ष रखे, ये निर्देश दिया था। हालांकि आज सुनवाई के दौरान यासीन मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश नहीं हुआ, लिहाजा आज कोर्ट ने उसे निर्देश दिया है कि वो अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर अपनी बात रखे। यासीन मलिक जो है वो अपना गुनाह कबूल कर चुका है। देखिए, इस मामले में लोअर कोर्ट ने यासीन मलिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत में यासीन मलिक ने अपने आरोपों को स्वीकार करके ट्रायल का सामना न करने का ऑप्शन लिया था और इसके चलते लोअर कोर्ट ने सीधे सजा पर बहस सुनी थी। ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ मामले को रीस्टेट मानते हुए उम्र कैद की सजा भी सुना दी थी और इसके खिलाफ एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की थी। देखिए, सिर्फ गुनाह कबूल करने से फांसी से नहीं बचा जा सकता, ये दलील दी थी एनआईए ने। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा था कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है कि कोई आतंकी देश में आतंकी वारदातों को अंजाम देता है और फिर इसलिए उसने अदालत में गुनाह कबूल कर लिया, वो फांसी से बच जाता है। अदालत फांसी के बजाय उसे उम्र कैद की सजा दे देती है। इस लिहाज से तो कोई भी दोषी मुकदमे का सामना करने के बजाय आरोपों को कबूल करना स्वीकार करेगा, जिससे कड़ी से कड़ी सजा से बच जाए, सजाए मौत से बच जाए। देखिए, सेना के खिलाफ एजेंडे को फैलाने का आरोप लगा है। एसजी तुषार मेहता ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा था कि यासीन मलिक ने पाकिस्तान जाकर हथियारों की ट्रेनिंग हासिल की है, भारत आकर आईएसआई की हेल्प भी की है, वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ बन गया बाद में। देश के एक हिस्से को उससे अलग करने का उसका हमेशा से मोटिव रहा है, बड़ा मकसद रहा है और सरकार ने उसे सुधरने का मौका दिया, लेकिन वो सुधरने की आड़ में अलगाववादी एजेंडे में लगा रहा, सेपरेटिस्ट नेताओं के साथ मिलता जुलता रहा और जम्मू कश्मीर को और हिस्से में तोड़ने की कोशिश करता रहा। इस बात के पुख्ता प्रमाण भी हैं, प्रूफ भी हैं। यासीन मलिक पत्थरबाजी और अफवाह फैलाने में भी शामिल रहा है और अफवाहें कैसी फैलाई कि भारतीय सेना आम कश्मीरियों को टॉर्चर कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है, इस तरह के अफवाहें फैलाई गई। अब ये भी समझिए कि यासीन मलिक क्या कुछ कहता रहा है, अभी तक उसका क्या बर्ताव रहा है। 30 साल पहले ही मैंने हथियार छोड़ दिए थे, अब मैं गांधीवादी हो चला हूं, यासीन मलिक ये कहता रहा है। तिहाड़ में उम्र कैद की सजा काट रहे यासीन मलिक ने भी एक हलफनामा दायर किया था जिसमें तमाम दावे किए थे यासीन मलिक ने। टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF-Y के अध्यक्ष यासीन मलिक ने खुद को गांधीवादी बताया था। मलिक ने अपने संगठन JKLF-Y पर सैंक्शन की प्रतिबंध की समीक्षा करने वाले यूपीए न्यायाधिकरण से कहा कि अब वो गांधीवादी हो चला है, उसने 1994 में ही हथियार और हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। अब देखिए, अपने हलफनामे में मलिक ने इस बात का भी दावा किया था कि उन्होंने 1994 में संयुक्त स्वतंत्र कश्मीर की स्थापना का लक्ष्य पाने के मकसद से JKLF-Y के जरिए सशस्त्र संघर्ष की राह जो थी वो छोड़ दी है, यानी कि हथियार डाल दिए हैं। अब वो गांधीवादी हो चला है, अब नॉन वायलेंस की नीति पर चल रहा है। अब अपने विरोध और प्रतिरोध के लिए उसने गांधीवादी तौर तरीका अपना रखा है। अब अगर यासीन मलिक की बात करें तो देखिए, 90s में 90 के दशक में वायुसेना के कर्मियों की हत्या का आरोप है यासीन मलिक पर। यासीन पर यूपीए न्यायाधिकरण का आदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ है जिसमें JKLF-Y को गैरकानूनी गतिविधियां रोकने के लिए 1967 के तहत अगले 5 सालों के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है, जिसमें संदिग्ध और तथ्यात्मक दावों के माध्यम से यह भी बताया गया कि किस तरीके से केंद्र में, सेंटर में शीर्ष राजनीतिक, पॉलिटिकल और जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो 1994 से इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। एनआईए की जांच में यासीन पर आतंकवाद के वित्त पोषण यानी कि टेरर फंडिंग के आरोप भी लगे हुए हैं। कोर्ट में सिद्ध हो चुकी है ये बात और इसके बाद अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में मई 2022 में उसे आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी सुनाई थी। यासीन ने 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF-Y बनाया था। यासीन ने इस संगठन के अपने आतंकवादियों के साथ मिलकर 1990 में श्रीनगर के रावलपुरा में भारतीय वायुसेना के 4 कर्मियों की सनसनीखेज हत्या कर दी थी। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक की पत्नी जो कि पाकिस्तान में बैठी है, उसने यासीन मलिक को छुड़ाने के ख्वाब भी देख लिए थे। दरअसल ये दौर तब था जब एक BSF जवान पाकिस्तान के कब्जे में था।
वो पाकिस्तान की सरकार से बीएसएफ जवान के बदले यासीन को भारत की जेल से निकालने की मांग कर रही थी। अलगाववादी नेता और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक की पाकिस्तान में बैठी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को इस बात का डर सता रहा है। किस बात का डर सता रहा है? उसे डर है कि यासीन मलिक को फांसी दी जा सकती है और इसीलिए उसने ये पैंतरे आजमाए थे। उस वक्त अपने पति को बचाने के लिए उसने पाकिस्तान की सरकार से सौदा करने की गुहार लगाई। मुशाल मलिक का यह कहना है कि पाकिस्तान की सरकार भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवान के बदले में उसके पति को वापस लेकर आए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि मुशाल मलिक का ये जो सपना है इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि भारत के हमले से डरे पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को भारत को सौंप दिया था। मुशाल ने पाकिस्तान की एक डॉन न्यूज चैनल है उस पर एक इंटरव्यू दिया था और यासीन मलिक को लेकर तमाम बातें की थी, जिनमें से मुशाल ने इस बात का डर भी जताया था और कहा था कि डर यह है कि इस नफरत के अंदर इनकी यानी कि भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा कि यासीन साहब को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। उसने आगे ये भी कहा कि 6.5 साल से उसने यासीन मलिक से बात नहीं की है, 6 साल से मैंने अपने पति से बात नहीं की है। मुशाल ने बताया कि मेरा मलिक साहब से 6 साल से कोई संपर्क नहीं है, हमें फ़ोन पर बात करने की परमिशन भी नहीं है। मेरी सास जो कि कश्मीर में रहती है उन्हीं के जरिए कुछ पता चलता है उनके बारे में। उसने आगे ये भी कहा था कि यासीन मलिक को बहुत बड़ा खतरा है। उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन की सुनवाई इसी महीने हुई थी जब आखिरी बार स्टेटमेंट मुशाल का आया था इस बारे में। इसके बाद उसने पाकिस्तान सरकार से यासीन मलिक के लिए सौदा करने के लिए कहा था, लेकिन मुशाल का ये जो सपना था वो धरा का धरा रह गया, क्योंकि उस वक्त भी हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा और बीएसएफ जवान को सही सलामत हिंदुस्तान को लौटा दिया गया था और यासीन मलिक को रिहा करने के, ब्लैकमेल करके रिहा करने के जो सपने थे मुशाल के, वो टूट गए थे।